उस्मान मैंने इसके कंधे पर हल्का सा दबाव डाला, लेकिन मेजर साहब के साथ खड़े डॉक्टर ने मुझे सर के इशारे से मना कर दिया। मुझे नई जिंदगी की नवीद देकर मादरे वतन की आबरू, पूर्व पाकिस्तान का जियाला सपूत अशम्स का कमांडर, मुक्ति बाहिनी की आंख में एक मुद्दत से खटकने वाला कांटा, मेरे प्यारे मुल्क की सरहदों का रखवाला, जिंदगी की जंग हार गया। वो जिसे मारने के लिए मुक्ति बाहिनी ने सैकड़ों आदमी मरवा डाले, जिसने जीते जी कभी शिकस्त तस्लीम न की, जो जिया तो वतन के लिए मरा तो वतन के लिए, जिसका रुआं रुआं हुब्बुल वतनी के नगमे अलापता रहा, जिसके दिनों रातें सुबह और शाम हर लम्हा हर घड़ी मुल्क दुश्मनों के खिलाफ जिहाद करते बसर हुए। वो जाबाज, वो जियाला मादरे वतन का वो अर्जमंद सपूत महज चंद घंटों में मौत के सामने हथियार डाल गया। शायद अभी तक मेरी और आंसा की शादी की खबर सुनने ही का मुंतजिर था। मैंने बेख्तियार सिसक पड़ा। डॉक्टर वहां से परे हट गए। मेजर साहब ने अपनी जेब से रुमाल निकाल कर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। आंसा बिलक पड़ी। चाची इसके पलंग की पाटनी सलग कर बैन करने लगी। ठंडे और बेरहम कमरे की फिजा में सिसकियां दम तोड़ने लगी। उस्मान की मौत बड़ा अलमिया था। लोग तो रोजाना मर रहे थे, लेकिन एक अहद को नहीं मरना चाहिए था। जब अहद मर जाते हैं तो रिवायती भी इनके साथ ही निस्तो नाबूद हो जाती हैं। उस्मान रिवायत था, अहद था। वो जब तक जिया नामुरादियों से नाकामियों से भरपूर जंग लड़ता रहा। इस रोज जब हम इसकी लाश एक फौजी ट्रक में डाले मोहम्मदपुरा की तरफ जा रहे थे, तो मुझे पहली बार दिल की गहराइयों से यह एहसास हुआ कि मशरिकी पाकिस्तान के बाकी सजीले हुस्न को मौत आ गई है। मुझे यूं लगा जैसे अब कभी सुनहरी मिट्टी पर शीला के फूल नहीं खिलेंगे, सुंदरी और अनानास के दरख्त पौधे नहीं उगेंगे। यहाँ की सुबक रोंदियों पर बहने वाली कश्तियों से अब कभी मांझियों के गीत फिजाओं में रस नहीं घोलेंगे। नारियल और ताड़ के दरख्त आहिस्ता आहिस्ता झुलसने लगे। खूनख्वार काली देवी अपनी लंबी जुबान निकाले आहिस्ता आहिस्ता लेकिन बड़ी बेरहमी से पूर्व पाकिस्तान को चाट रही थी। शकूको शुबहात की इस सलीब पर लटका मैं न जाने कब तक हाथ पाँव मारता रहा। मोहम्मदपुरा के बाहर हजारों बिहारी और मुहिब्बे वतन बंगाली अपने इस प्यारे इस्तकबाल को मौजूद थे। इनके चेहरे बर्फ की तरह सफेद थे। इन पर ना तो गम की परछाइयाँ झपटती नजर आती थीं, ना ही वो तफाखुर की झलक जो अपने शहीदों के लिए पाई जानी चाहिए। इन सब के एहसासात को तो जैसे मौत आ चुकी थी। उस रोज शायद उन्होंने इस बेरहम हकीकत का इदराक हासिल कर लिया था कि अब बाजी हाथ से निकल चुकी है। उस्मान की मौत ने इनकी कमरे हिम्मत तोड़ दी थी, लेकिन वो मरते हुए इन इंसानों की तरह जो आखिरी लम्हात तक मौजज़ों और करिश्मों के मुंतज़िर रहते हैं जिंदा थे। मैं और मुझ जैसे दूसरे अफराद जो अपने इस जानिसार को सफरे आखिरत पर रवाना कर रहे थे, कंधे दिए आए थे, एक दूसरे से मुंह छुपाते फिरते थे जैसे उस्मान की मौत के जिम्मेदार हमी में से कोई है। इसके जख्मों से खून अब तक जारी था। खुदा जाने इतना खून इसमें कहां से आ गया था। इसकी मुंसलका यूनिट के मौलवी साहब ने जल्द ही इसे गुस्ल दिया और हमने शहीद की लाश को परचम में लपेट कर कंधों पर उठा लिया। आहो बका, बैंड, चीखो पुकार, मातम, सभी कुछ हम साथ लिए कदम ब कदम करीबी कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे। करीबन सारा ढाका ही इसके जनाजे पर हजूम की सूरत उमड़ आया था। फिर हमने अपने प्यारे अपने जानिसार साथी को अपने हाथों मनो मिट्टी तले दबा दिया। इसके साथ ही मशरिक़ पाकिस्तान की तारीख़ हुर्रियत का वो बाब भी दफन हो गया, जिस पर अब तअस्सुब और क्रोध की चढ़ती आंधियों की पैदा करदा धूल का वजन बढ़ता ही चला जाता था। वो रात मैंने अपने सर के हुक्म पर उसी घर में गुजारी थी। सारी रात ढाका की गलियों में मुक्ति बाहिनी के बदमस्त दरिंदे शराब के नशे में धुत हवाई फायरिंग करके उस्मान की शहादत का जश्न मनाते रहे। सारी रात मैं उसकी रोती माँ और सिसकती बहन को झूठी तशफियाँ देकर बहलाता रहा। आंसा मेरी मनकूहा बीवी जरूर थी, लेकिन इन हालात में किसी को भी अपने तन बदन का होश नहीं था। बदबख्ती का आग उगलता देवता मुंह फाड़े तेजी से हमें निगलने के लिए आगे बढ़ता रहा। मेरी ख्वाहिश थी कि आंसा और चाची को छावनी ले आऊं, लेकिन इन दोनों ने ही शिद्दत से इस बात की मुखालफत की। वो अपने आखिरी लम्हात भी पानियों में बसर करना चाहते थे। आंसा की मोहब्बत में अब एक तकद्दुस आमेज फरमाबरदारी भी सिमट आई थी। वो मेरी खिदमत का कोई मौका ज़ाया ना होने देती। हफ्ते में एक आध मरतबा तो 3 घंटे के लिए इससे मुलाकात का मौका मुयसर आता तो वो हत्युल मकदूर मेरी खिदमत में जुट जाती। इसने कभी छावनी जाने से इनकार न किया। चाची ने भी इसे और मुझे मुकम्मल इजाज़त दे दी थी, लेकिन इसने खुद वहाँ से हटना गवारा न किया और उस्मान की माँ को अकेले छोड़ना मेरी गैरत को गवारा न था।
मैंने जंग से पहले जो आखिरी खत घर लिखा, इसमें वालिदैन को उस्मान की शहादत और अपनी शादी की खबर भी सुना दी। इस खत का जवाब मुझे कभी न मिल सका। हालात ने इस बरक रफ्तारी से पलटा खाया कि डाक, तार और नकलो हमल के तमाम जराए ही एक तरह से मुंजमद होकर रह गए थे। हम लोग दुश्मन के दरमियान बुरी तरह फंस गए। समंदर और खुशकी चारों अतराफ से गनीम की फौज ने हमें अपने शिकंजे में कस लिया और हम बेयारो मददगार, नामुकम्मल हथियारों और जख्मी थकी मांदी फौज के साथ इसके मुकाबले पर डट गए। दुश्मन ने दरअसल हम पर ऑल आउट हमला 21 नवंबर को कर दिया था। इसके बाद 14 दिसंबर के साने तक भारतीय फौज खुल्लम खुल्ला मैदान जंग में हमारे खिलाफ लड़ती रही। यह अलग बात है कि दुनिया को यही बताया गया कि भारतीय फौज ने खुली जंग 3 दिसंबर को पाकिस्तान के ऐलाने जंग के बाद शुरू की थी। सच्ची बात तो यह है कि माह अगस्त के आखिर ही से भारत के पूरे ब्रिगेड हम पर हमला कर रहे थे, सिवाय ढाका और चट्टागांग के, जहां दुश्मन ने 3 दिसंबर के बाद भरपूर हमला किया। 21 नवंबर से भारतीय कमांडोज की सरगर्मियां इस महाज पर अपनी इंतहा को पहुंच गईं। इनके जवान मुख्तलिफ ग्रुपों की शक्ल में मुक्ति बाहिनी की मदद से इन खुफिया रास्तों के जरिए जो इनके लिए मुक्ति बाहिनी महफूज कर लेती थी दाखिल होने लगे। सरहदों में दाखिल होने के बाद लोग पोशीदा बर्री और आबी रास्तों से मशरिक़ी पाकिस्तान के अंदर ही अंदर फैलते चले गए। रास्ते में जहां कहीं उन्हें पाकिस्तानी फौज की कोई इक्का दुक्का कंपनी या पेट्रोलिंग पार्टी दिखाई पड़ती, वो इस पर घात लगाकर हमला करते और मुक्ति बाहिनी के तखरीबकारों की मदद से अपनी मुराद को पहुंचते। दुश्मन कमांडोज से निमटने का फरीजा भी पाकिस्तानी कमांडोज ही को अंजाम देना होता, क्योंकि लोहे को लोहा ही काट सकता है। मशरिक़ी पाकिस्तान में कमांडोज की महज चंद बटालियन रखी गई थी। ख्याल शायद यही किया जाता था कि उन्हें सरहदी इलाकों में घुस आने वाले भारतीय कमांडोज और मुक्ति बाहिनी के तकरीबकारों ही से निमटना होगा। भारतीय ज़ाइम के मुतल्लिक हमें कभी कोई गलतफहमी तो न थी, लेकिन इस बात पर बहुत कम लोगों को यकीन आता था कि वो बैनुल अक़वामी सरहदों का तकद्दुस पामाल करता हुआ इस तरह मशरिक़ी पाकिस्तान पर नंगी जारहियत करके चढ़ाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही तवक्का की जाती थी कि भारतीय फ़ौज बिला वास्ता या बिलवास्ता तौर पर ही मुक्ति बाहिनी की मदद करेंगे, लेकिन यह मफरूज़ा इब्तदा ही में कायम ही न किया गया कि वो इनके दोष बदोश खुली जंग में भी कूद पड़ेंगे। इसकी वजह शायद यही थी कि इससे पहले दुनिया भर में ऐसा कोई वाक़या मुहज़्ज़ब दौर में देखने को नहीं मिलता था। अमूमन यही देखने में आता था कि कुछ ममालिक की आशीर्वाद या किसी हद तक बिला वास्ता हिमायत ही दूसरों को हासिल होती है। हकीकत तो यह है कि हमारा मुकाबला दुनिया की एक कसीर तादाद फौज और आबादी रखने वाले मुल्क से था, जिसके वसाइल ही हमसे 15-20 गुना ज़्यादा नहीं थे, बल्कि वो सियासी और इखलाकी मैदानों में भी अपनी रिवायती मक्कारी और फरेब के बलबूते पर हमारी शिकस्त का सामान पैदा कर चुका था। भारतीय फौज की करीबन सभी आजमोदा कार और खसूसी तौर से ऐसी जंग के लिए तरबियत याफ्ता पलटों यहाँ मोर्चा बंद हो गई थी, क्योंकि दुश्मन एक बार कदम आगे बढ़ाकर दोबारा पीछे हटने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इनके नज़दीक ये भारत माता की हमेशा के लिए सियासी मौत होती। जंगलों, दलदलों, नदी नालों और नाहमवार ऊंची नीची गुजरगाहों में जहाँ अमूमन ज़मीन गीली रहती या फिर वहाँ पानी खड़ा होता, हमारी ये फौज एक लंबी मुद्दत से हालत जंग में थी। हमें घात में लगे दुश्मन के हाथों शदीद नुकसान उठाना पड़ता। मुख्तलिफ मुतअद्दी अमराज और मौसमी हालात के मरहून मिन्नत मसाइब ने भी हमें अदमुआ कर दिया था। जवानों को कई दिन दलदली इलाकों और घुटने घुटने पानी में रहकर दुश्मन का ताकुब करना या इनसे जंग लड़ना होती थी। अमूमन कोई इतला मिलने पर स्पेशल ग्रुप के जवानों ही को हर अवल दस्ते की हैसियत से आगे रवाना किया जाता था, ताकि अचानक अगर वो घात लगाए पाक फौज के मुंतजिर भारतीय कमांडोज की जद में आ जाएं, तो अपनी पेशा वाराना महारत और रिवायती दलेरी की बिना पर बाकी अफवाज के जवानों को भी वहाँ से निकाल कर ले जाएं। यही वजह थी कि यहाँ कमांडोज की शहादतों का तनासब कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। इसके बावजूद आखिरी लम्हात तक उन्होंने मुल्को कौम की खिदमत में कोई कसर न उठा रखी, जिसकी गवाही भारतीय जर्नलों की लिखी मुख्तलिफ किताबों से भी बखूबी मिल जाती है। जदीद दौर की लड़ाइयों में एयरफोर्स हमेशा एक मौसर और फ़ाल किरदार अदा करती है। कई दफ़ा देखने में आता है कि बहरिया या पैदल फौज की कमज़ोरियों पर भी मजबूत और पेशा वाराना अहमियत की हामिल फ़िज़ाइया बखूबी पर्दा डाल सकती है। मशरिक़ी पाकिस्तान की जोग्राफियाई हालत के पेश नज़र मुमकिन है यहाँ हम छापा मारों के खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई एयरफोर्स के ज़रिए न कर सकते, लेकिन खुली जंग के बाद इसकी अहमियत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती थी। हमारी फ़िज़ाइया की मुकम्मल जंगी ताकत महज एक स्क्वाड्रन और 15 दिन के गोला बारूद पर मुश्तमिल थी, जबकि इसके उतरने और चढ़ने के लिए भी ढाका हवाई अड्डा ही रह गया था। इसके मुकाबले में दुश्मन के पास जदीद तरीन तैयारों पर मुश्तमिल कम अज़ कम 10 स्क्वाड्रन बेअंदाज गोला बारूद और 3-4 मजबूत एयरबेस थे।
दुश्मन ने अपने भरपूर फिजाई हमलों का आगाज 3 दिसंबर को किया। जंग से पहले ही रोज हमारे बाकमाल शाहबाजों ने 33 फिजाई मार्के सर किए और मजमूई तौर पर 30,000 राउंड फायर किए। दुनिया भर की फिजाइया की तारीख में इस कदर ज्यादा कारकर्दगी का रिकॉर्ड शायद कहीं नहीं मिल सकता। दुश्मन के जदीद तरीन सुपरसोनिक तैयारों के मुकाबले में हमारे पास सेबर जहाज थे, लेकिन चश्मे फलक ने हैरत से नज़ारा किया। दुनिया भर के जंगी मुबसरों ने अपनी उंगलियां काट लीं। इनके अंदाजे दरे के दरे रह गए जब पहले ही रोज़ फिजाई मार्के यानी डॉग फाइट में हमारे शाहबाजों ने 12 भारतीय तैयारों को तबाह बर्बाद कर दिया। भारतीय अपनी मकदूर भर कोशिश के बावजूद ढाका एयरबेस को कोई नुकसान न पहुंचा सके और इनके बम्बारों ने अपना गुस्सा 4 बड़े बड़े ताकतवर बम एयरपोर्ट के गिरदोनवा में फेंक कर निकाला, जो सिवाय गर्दो गुबार उड़ाने और बड़े बड़े गड़े जमीन में डालने के और कोई काबिल कदर कारनामा अंजाम न दे पाए। दुश्मन को अपने दोस्त के फराहम करदा सैटेलाइट सिस्टम, जदीद तरीन जासूसी तैयारों, इंटेलिजेंस और सबसे बढ़कर अपने मकामी दलालों के जरिए हमारी जंगी तैयारियों की पल पल की खबर थी। हमारे बेसरो सामानी इस पर पूरी तरह या थी, खसूसन हमारी फिजाइया और बहरिया की कम माईगी का इसे बखूबी इलम था। लेकिन पहले ही रोज़ अपनी फिजाइया की इस तरह दुर्गत बनते देख कर इसने बराह रास्त तसादुम में अपने मजीद जहाज़ों से हाथ धोने के बजाय अपनी हिकमत अमली बदल ली। अब दुश्मन ने हमारे ज़राए नकलो हमल को तबाह करने के लिए हमें मफलूज करने की ठान ली और वो हमारे मुकाबले में MiG-21 की जगह SU-7 और हंटर तैयारे ले आया था, जो परे हाथ कर हमारे कनवाए मुसाफिर बरदार कश्तियों, पुलों, रेलवे लाइनों वगैरह पर हमले करने लगे, जिनकी हिफाजत सिर्फ तैयारा शिकन तोपें कर रही थी और ज़मीन पर बैठकर फिजाई जंग एक हद तक ही लड़ी जा सकती है। हम अपने कलील तादाद जहाज़ों के साथ कितने इस पोजीशन में नहीं थे कि बराह रास्त दुश्मन से टकराव का खतरा मोल ले सके। ढाका पर दुश्मन का दबाव कुछ कम हुआ तो हमारे शाहबाजों को भी मोहलत नसीब हुई और उन्होंने राजशाही और कुमेला के गिरदोनवा में अपनी फौज की आनत की और बढ़ती हुई भारतीय अफवाज पर बड़े जोरदार और जान तोड़ हमले किए। हमारे एक सेबर की कुल फिजाई सलाहियत बमुश्किल 35 मिनट थी और ढाका से इनका प्रवास करके सरहदी इलाकों तक आना और वापस लौटना ही नामुमकिन था। इस तरह ढाका से दूर दूर तक फैली हुई हमारी बर्री अफवाज मुकम्मल तौर से भारतीय फिजाइया का निशाना बनने लगी। हमारी फिजाइया 6 दिसंबर ही को अमलन मफलूज होकर रह गई, जब हमारे जहाज 6 दिसंबर की सुबह अपनी अफवाज की मदद को रवाना होने के लिए कॉम्बैट एयर रोलिंग की गर्ज से पर तोड़ रहे थे। ऐन इन लम्हात में करीबन 17 भारतीय MiG-21 अचानक इन पर हमलावर हुए। हमारी सफ़े शिकन शाहबाजों ने हौसला न हारा और किसी न किसी तरह अपना स्टार्ट मुकम्मल करके काबिले परवाज होते ही इनके मुकाबले पर डट गए। उन्होंने दुनिया की फिजाई तारीख का हैरत अंगेज कारनामा अंजाम दिया और महज 5 सेबर जहाज़ों ने पहले ही हमले में 7 भारतीय MiG-21 चाट लिए। इस अचानक और खिलाफे तवक्का जारहियत ने दुश्मन को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया, लेकिन भागता हुआ दुश्मन रूसी साख्त के 500 किलोग्राम वजनी दर्जन भर बम किसी न किसी तरह रनवे पर फेंक कर इसे नाकारा बनाने में कामयाब हो गया। ये बम जदीद साख्त के और इंतहाई खतरनाक थे। उन्होंने रनवे पर जा बजा गहरे गड्ढे डाल दिए। इन गहरे शिगाफों को बहरहाल पुर करने के लिए कुछ वक्त दरकार था। MES और इंजीनियरिंग बटालियन के जवानों के अलावा बिहारी रजाकार भी फौरन गढ़ों पर टूट पड़े, मगर अभी उन्हें बमुश्किल आध घंटा ही गुजरा था कि अचानक भारतीय फिजाइया के गोल हमले के लिए उमड़ पड़े। हमारे शाहीन तो परवाज के काबिल ही नहीं रह गए थे। अब सारी जिम्मेदारी तैयारा शिकन एंटी एयरक्राफ्ट गन्नों की गन्स पर आन पड़ी थी। उन्होंने भी जी भरकर जान मारकर ये मार्का लड़ा, लेकिन दुश्मन का एक जहाज तबाह होता तो इसके मुकाबले में 10 जहाज ले आता। बिलाखिर वो वक्त भी आ गया जब दुश्मन कामयाब रहा और इसने रनवे पर इतने बड़े बड़े गड्ढे डाल दिए जिनका दौरान जंग भर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये मकसद दुश्मन को यूं ही हासिल नहीं हो गया था, इसे अपने 25 तैयारों की कुर्बानी भी देना पड़ी थी। इस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स तो जंग के इब्तदाई मराहल ही में ख़त्म हो गई। अब ढाका को हवाई हमलों से महफूज रखने की जिम्मेदारी तैयारा शिकन बैटरियों पर आयद हो गई और उन्होंने जंग के आखिरी लम्हात तक जिस तंदुई जांफशानी और महारत से इस मनसब को निभाया वो कुछ इन्हीं का हिस्सा है। क्या मजाल जो कभी इनके पाए सबात में लग़ज़िश आने पाई हो, वो मुसलसल बेदार रहे, चौकस रहे। इनकी नजरें हर लम्हे आसमान की सिमतों में भारतीय फिजाइया के जहाज़ों को तलाश करती रहीं और जो ही शिकार उन्हें दिखाई देता वो अल्लाह अकबर के फलक शगाफ नारे बुलंद करके इस पर दीवानावार गोले बरसाने लगते।
आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर अलबत्ता किसी हद तक महफूज रहे, जो शदीद जख्मियों या फिर आला अफसरान को लाने और ले जाने के सिवा और कोई काम सरअंजाम नहीं दे सकते थे। इनके बहादुर और जवां हिम्मत पायलटों ने भी दुश्मन की ताकतवर एयरफोर्स की मौजूदगी के बावजूद जिस जांफशानी से अपना काम अंजाम दिया, वो तारीख़ हुर्रियत का अलग सुनहरा बाब है। आर्मी की तादाद और सामान्य जंग का अंदाज़ा तो आप कर ही चुके थे। पाकिस्तान बहरिया की हालत भी कुछ कम अबतर न थी। दुश्मन के ताकतवर तरीन बहरी बेड़े के मुकाबले में हमारे पास कोमेला, जैसूर, सिलहट और राजशाही नाम के सिर्फ 4 गन बोट्स थी, जिन पर 40-90 मिलीमीटर की भारी मशीनें गन्ने और बाज पर 50 या 30 ब्रोनिंग मशीन गन्ने लगाकर उन्हें बहरी बेड़े का हिस्सा बना लिया गया था। इन कश्तियों से हम तकरीबकारों और भारतीय कमांडो का मामूली ताकुब तो कर सकते थे, लेकिन इनसे तैयारा बरदार एयर कैरियर क्राफ्ट, तबाहकुन जहाज, डिस्ट्रॉयर और फ्रैगेट जहाज़ों का मुकाबला करने का तस्वुर भी दीवानगी थी। मशरक़ी पाकिस्तान का समुद्री साहल बर्मा की सरहद पर टेक्नॉफ से मगरबी बंगाल में पासार तक तकरीबन 600 किलोमीटर तक फैला हुआ था। दूसरी तरफ से यह सूबा नदी नालों का हज़ारों मील लंबा पेज दर पेज सिलसिला भी अपने अंदर समोए हुए है। चट्टागांग से कराची तक हज़ारों मील लंबी आबी गुजरगाहें हैं, वो भी अलग थी, जिनकी भारतीय बहरिया ने नवंबर के आगाज ही से नाकाबंदी कर ली थी। इस लंबे चौड़े समुद्री महाज को संभालने के फराइज हमारी इस नन्ही मुन्नी और बिल्कुल मामूली हैसियत की हामिल बहरिया को अंजाम देने थे, जो जंग का आगाज होते ही अपने कम तरीन वसाइल के साथ बंदरगाहों के महफूज ठिकानों में सिमट आई, जहाँ से वो बारी बारी निकलती, दुश्मन पर कारी ज़रबे लगाती और इसके फिजाई हमलों से छलनी छलनी होकर किसी न किसी तरह अपने मुस्तकर पर लौट आती। दौराने जंग इस मामूली सी बहरिया ने जो कारनामे अंजाम दिए, वो इसके जवाबख्त मल्लाहों की दलेरी और पेशा वराना अहलियत की बेहतरीन मिसाल है। वो लोग हर जगह अपनी बसात भर कोशिशों के बावजूद इसके साथ आर्मी के लिए नकलो हमल के फ़राइज़ न सिर्फ अंजाम देते रहे, बल्कि कई जगह दरियाई सालों पर उन्होंने दुश्मन अफवाज की पेशकदमी को रोका और इसे भारी जानी और माली नुकसान पहुँचाया। इस सिलसिले में राजशाही नामी गनबोट की कहानी दुनिया भर की बहरी तारीख में हमेशा एक मुमताज़ मकाम की हामिल रहेगी। इसके वाक़यात कुछ यूँ हैं। 5 दिसंबर को पाकिस्तान नेवी को इतला मिली कि चट्टागांग के नज़दीक एक मुकाम पर भारतीय पैराट्रोपर लैंडिंग हुई है, जिसका मतलब यह था कि चट्टागांग बिल्कुल दुश्मन के रहमो करम पर है। चट्टागांग के इंचार्ज ऑफिसर के हुक्म पर चारों गन बोट्स दुश्मन से निमटने का अज़म लेकर आगे बढ़े। इनमें राजशाही भी शामिल थी। चारों गन बोट्स एक दूसरे से अलग अलग अपने हदफ की तरफ जा रही थी। राजशाही अभी टारगेट के नज़दीक ही पहुंची थी जब अचानक इस पर 6 भारतीय हंटरों ने बैक वक्त हमला कर दिया। राजशाही के शेरदिल कैप्टन और इसके मल्लाहों ने डटकर दुश्मन का मुकाबला किया और बुरी तरह निशाना बनने के बावजूद वापस चट्टागांग पहुंच गई। इस मुहिम में इस बोट का कैप्टन भी अपने कई साथियों समेत शदीद जख्मी हो गया था। जंग के खात्मे पर यही गनबोट दुश्मन की बहरिया और फिजाइया का जाम खाक में मिलाकर करीबन 2 माह तक समुंदर की तंदू तेज मौजों से अपनी छलनी वजूद के साथ लड़ती भिड़ती कराची तक पहुंच गई थी। जंग के इब्तदाई अय्याम ही में बहरिया और फिजाइया की नाकामी और तबाही कोई मामूली सदमा नहीं थी। ये बहुत बड़ा सानिया था, हम चारों तरफ से महसूर हो चुके थे। जमीन, समंदर, फिजा से किसी मदद का सवाल ही खारिज बहस था। अब सारे मशरक़ी पाकिस्तान को इसके समंदरों, नदी नालों, जंगलों, पहाड़ों और फिजाओं समेत बचाने की जिम्मेदारी पाक फौज के इन 25,000 रेगुलर जवानों और अफसरों के कंधों पर आन पड़ी थी, जिनमें से बेशतर जख्मी, थके हारे, बीमार और करीबन जहनी तौर पर बेबस हो चुके थे। 21 नवंबर को दुश्मन ने सरहदी मोड़ों और उबारों को हड़प करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही हमारी दिफाई हिकमत अमली भी बदल गई। अब तक बराह रास्त मुकाबले की नौबत कुछ ज्यादा नहीं आई थी। अब दुश्मन खुलकर सामने आ चुका था। मैं अपनी कंपनी के साथ इन दिनों हल्ली के नजदीक नवापाड़ा नामी एक चौकी पर मौजूद था, जब अचानक भारत की गार्ड्स ने हम पर हमला कर दिया। यह हमला हल्ली के गिरदोनवा में तकरीबन 200 किलोमीटर तक फैली हुई तकरीबन सभी पोस्टों, बाहिर पोस्ट, कासम पटवारा और नवापाड़ा पर बैक वक्त हुआ। यहाँ 4 FF के जवान मोर्चा बंद थे, जिनकी तादाद बमुश्किल चंद 100 थी और जिन पर करीबन 1 ब्रिगेड ने हमला कर दिया था। दुश्मन ने मुक्ति बाहिनी की इतलात पर कि यहाँ पाक फौज की तादाद बहुत कम है, इस इलाके की जुग्राफियाई अहमियत के पेश नजर यह कदम उठाया था, लेकिन इसे मुंह की खानी पड़ी। पहले तो दुश्मन बाबर पोस्ट को रोनता यलगार करता रेलवे लाइन के पार तक बढ़ता चला आया था, लेकिन जवाबी हमले ने इसके पांव उखाड़ दिए थे और इसके वो तीनों टैंक जो रेलवे लाइन के पार हमारे इलाके में घुस आए थे, हमारी टैंक शिकन RR गन्स ने तबाह कर दिए। दुश्मन के इस एक टैंक को, जिसे जवानों ने हमारे अपने इलाके में खासा अंदर आने के बाद हिट किया था, खींच कर वापस ले जाना चाहा ताकि अपनी जारहियत का कोई निशान वहां न छोड़े, लेकिन इसकी यह कोशिश नाकाम रही।
27 नवंबर को आलमी प्रेस के चीदा चीदा नुमाइंदों ने अपनी आंखों से ये सारा मंजर देखा और हस्बे साबिक सर्द मोहरी इख्तियार किए रखी। कबल अज़ीब ही हम भारतीय जारहियत के कई सबूत पेश कर चुके थे, लेकिन हमारे पास भारतीय जहरीले प्रोपेगेंडे का शायद कोई तोड़ था ही नहीं। टैंकों की लड़ाइयों के लिए मशरक़ी पाकिस्तान का दलदली और नाहमवार इलाका कुछ ज्यादा मौजू नहीं, लेकिन कई ऐसे मैदानी और खुले इलाके भी थे जहां दुश्मन ने बेशुमार टैंक लड़ाई में झोंक दिए थे। इसके अलावा इसके पास वजंता नामी वो टैंक भी थे जिन्हें दलदली इलाकों में लड़ाई के लिए खसूसी तौर से बनाया गया था। इसके अलावा जदीद तरीन रूसी साख्ता T-55 और T-54 टैंक भी थे। इनके मुकाबले में हमारे पास इस इलाके में 14 डिवीजन से मुतल्लिक 29 क्यूलरी थी जो हमारी दानिश में बड़ी अहमियत की हामिल थी, लेकिन जिसके पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फिर 1951 की जंग कोरिया में इस्तेमाल शुदा MM-24 साख्त के टैंक थे जिनकी हैसियत इन जदीद तरीन टैंकों के नज़दीक ना होने के बराबर थी। इन टैंकों के दहाने इतने ग्रोवलेस हो चुके थे कि फायर होने के बाद इनसे गोला कभी पूरी शिद्दत से बाहर नहीं निकलता था और इसकी रेंज बमुश्किल 1000 मीटर तक होती थी। इसके बाद हल्ली दुश्मन के लिए हमेशा लोहे का चना बना रहा और यहाँ दुनियाए हरबो ज़रब की वो शानदार दास्तान रकम हुई जिसका तज़किरा दुनिया भर की जंगी तारीखों में हमेशा सुनहरे अल्फाज से किया जाएगा। इसी महाज के जरी अफसर मेजर मोहम्मद अकरम शहीद को छठा निशाने हैदर दिया गया। इस महाज के सफ़े शिकन और मादरे वतन के जियाले सपूतों को नजराना अकीदत पेश करते हुए भारत के ईस्टर्न कमांडर के जनरल जगजीत सिंह अवाड़ा ने कहा है, ये नाकाबिले तकसीर है। इस मुहिम से निमटने के बाद मुझे जख्म खोरदा और थकन से चूर जवानों के साथ दरियाए टेटना के किनारे मोर्चे संभालने का हुक्म मिला। हम लोग आगाज़े दिसंबर तक इसी महाज पर दुश्मन से बरसरे बेकार रहे, फिर अचानक हमें ढाका वापसी के अहकामात मिले। ढाका पहुंचते ही हेडक्वार्टर में मेरी मुलाकात मेजर साहब से हुई। उन्होंने मुझे मखदूश हालात के पेश नज़र आंसा को कंटोनमेंट में ले आने की हिदायत की। मैं पहले तो आंसा और चाची की ख्वाहिश का एहतराम मलहूज़े खातिर रखा, लेकिन हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करना भी मेरे नज़दीक बहादुरी नहीं बेवकूफ़ी थी। अगले 2-3 रोज़ में मैंने आंसा को वहीं ले आने का फैसला कर लिया। कुछ लम्हात ऐसे भी होते हैं जब इंसान खिलाफ़े फितरत भी बहुत कुछ कर गुजरता है। आंसा मेरी मोहब्बत थी, मेरी बीवी थी। इसके घर बार की कुर्बानियाँ, इसके अकरबा की वतन अजीज़ के लिए जदोजहद ही ऐसे नाकाबिले तरदीद हक़ाइक़ थे जिन्होंने मेरे गिरदा गिर्द इसके लिए एहतराम और मोहब्बत की ऐसी सरबफलक चोटियाँ खड़ी कर दी थी कि इनसे पार झांकना ही मेरे बस से बाहर था। लेकिन नवंबर के आखिरी हफ्ते के बाद मेरे ही नहीं पाक फौज के हर जवान के जहन पर सिर्फ जंग सवार थी। हमें अपने तन बदन का होश नहीं रहता था। हम तो गोश्त पोस्ट की ऐसी मशीनें बनकर रह गए थे जो हुक्म मिलते ही हरकत में आ जाती। न दिन हमारे थे, न रातें, न जिस्म हमारे थे, न सोचे। सब कुछ गैर मरई ताकत के इख्तियार में चला गया था। हम सब पर जुनून की हद तक सिर्फ और सिर्फ एक ही सोच सवार थी कि जल्द अज जल्द जिस तरह भी मुमकिन हो जितनी भी कुर्बानी दे सकें, हम दुश्मन को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दें कि इसे आइंदा हमारे खिलाफ कभी सर उठाने का हौसला न हो। और जब कभी जहन में भूले भटके से कोई वहम, कोई वसवसा, कोई अनहोनी सी अनजानी सी खलिश आंसा के मुतल्लिक सर उठाती तो न जाने क्यों मैं अपने ज़मीर के सामने खुद को शर्मिंदा सा महसूस करने लगता। मुझे यूँ महसूस होता है जैसे मैं कुछ खुद गर्ज सा हो गया हूँ कि मुल्की मामलात पर ज़ाती मामलात से मुतल्लिक सोचे गलबा पाने लगी हैं। और कुछ यही थे वो ख्यालात जो मुझे बसा औकात उलझन में मुब्तला कर देते थे। 1 दिसंबर को जब मैं मोहम्मदपुरा गया तो चाची की तबीयत कुछ ख़राब थी। उस्मान की मौत के सदमे को इनके दिलो दिमाग ने शायद अभी तक कबूल नहीं किया था। खामद और इसके बाद जवान साल इकलौते बेटे की मौत ने इस बूढ़ी और इंतहाई मजलूम औरत को मुकम्मल तौर से तोड़ फोड़ कर रख दिया था। वो सारा दिन दीवानों की तरह चुपचाप या तो खिलाओं में घूरती रहती या फिर उस्मान के मुतल्लिक हर आने जाने वाले से बातें करती रहती। आहिस्ता आहिस्ता अब वो बिल्कुल ही चारपाई से लग गई थी। मेरी आमद पर वो एक हौसलामंद खातून की तरह मेरे इस्तकबाल को आगे बढ़ी, मुझे गले लगाया, सर पर दस्ते शफकत फेरा और बड़े अज़म और जबर से खुद पर काबू पाए रखा। इन दोनों का लूनियों मोहम्मदपुरा और मीरपुर में रजाकारों के इंतजामात और इनकी हिम्मत और हौसले को देखकर अपनी बुज़दिली पर गुस्सा आने लगता था। ताहम मैंने दबे लफ्ज़ों में आंसा के सामने फिर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। वो मुस्कुरा कर बोली, इन लोगों को हमारी यहाँ मौजूदगी ने खासी तकवीत दी है, फिर आप आखिर ऐसा सोचते ही क्यों हैं? हमें हमेशा अच्छाई की उम्मीद रखनी चाहिए। आप तो कमांडो हैं अली, अगर आप भी ऐसा ही सोचने लगे तो इन लोगों फिक्रा इसने अधूरा छोड़ दिया था। मुझे इस लम्हे खुद पर वाकई गुस्सा आने लगा था।
मैं कुछ भी होता, बिलाखिर अपने मुल्क की फ़ौज का एक अफसर था। आंसा मेरी बीवी ज़रूर थी, लेकिन मुझे खामन बनकर नहीं, पाक फ़ौज का अफसर बनकर, कमांडो बनकर सोचना था। कभी कभी तो इसका आज़्म हौसला और अज़मत किरदार देखकर मुझे इस पर रश्क आने लगता था। मैंने इसके अज़ाइम पर मरहबा कहा और शाम को वापस लौट आया। वाकई इन हालात में उस्मान की माँ और बहन को वहाँ से ले जाना मोहम्मदपुरा और मीरपुरा की आबादियों का बड़ा हुआ मोराल ख़त्म करने वाली बात थी। 2 दिसंबर को हमें चांदपुर पहुंचकर इस इलाके की जीओमी के ज़ेरे कमान रहने का हुक्म मिला, जहां से हम मुजफ्फरगंज और इससे आगे फिर बहीगंज तक चले गए। 3 दिसंबर को दुश्मन के भरपूर हमले के बाद इन इलाकों में इसका दबाव बहुत बढ़ चुका था। हमने इन मकामात तक पहुंचने के लिए चांदपुर रोड की बजाय खेतों के बीचों बीच कच्चा रास्ता इख्तियार किया था। कीचड़ से लथपथ वर्दियां और बूट और मुसलसल पानी में सफ़र करने से बुरा हाल होने लगा था। वर्दियां गीली होकर जिस्मों से चिपक गई थीं और कई रोज के मुसलसल सफर ने नौजवानों को बुरी तरह थका दिया था। यहाँ मुख्तलिफ मकामात पर दुश्मन से बराह रास्त टकराव हुआ और कई खूनरेज मार के लड़े गए। हमें एक जगह रुकने को नहीं, बल्कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मकामात पर खिदमात अंजाम देने को कहा गया था। 7 दिसंबर तक हम लोग चांदपुर वापस पहुंच गए थे, जहां अचानक हम पर तेज भारतीय फिजाई हमले होने लगे। सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई कि अब यहाँ मजीद रुकना मुमकिन नहीं था। हमें वापस ढाका आने और नई मोर्चा बंदियाँ संभालने के अहकामात मिले, क्योंकि हमारे ईस्टर्न हेडक्वार्टर में फौजों की तादाद बमुश्किल इतनी ही थी कि वो अंदरूने ढाका से होने वाली मुक्ति बाहिनी के हमले को कंट्रोल कर सकती। 8 दिसंबर की रात को यह हुक्म मौसूल हुआ और हमारे 150 जवानों ने, जिनका ताल्लुक FF-33 पंजाब और SSG से था, दरियाए मेघना के रास्ते ढाका पहुंचने की तैयारियां शुरू कर दी। हमारे GOC साहब ने मकामी तौर पर कुछ कश्तियां और लांचें इकट्ठी कर ली और इनके किनारों पर भारी मशीन गन्ने नस्ब करने के बाद उन्हें जंगी जहाज़ों की शक्ल देकर रात के अंधेरे में ढाका पहुंचने का इरादा किया। हमारी इस कन्वाई की हिफाजत के लिए पाक बहरिया ने एक गन बोट भी रवाना कर दी थी और एक लिहाज से यही 150 सिपाही और दूसरे हमले के करीबन 40-50 आदमी हमारा 39 डिवीजन हेडक्वार्टर थे, जिनसे हमारी कलील तादाद और वसाइल की कमी का अंदाज़ा बखूबी हो सकता था। तैयारियों में करीबन सारी रात बसर हो गई और अली सुबह हमारा कन्वाई चांदपुर से नारायणगंज यानी ढाका की तरफ रवाना हुआ। यह सफर बज़ाहिर तो 4 घंटे का था, लेकिन जिन हालात का सामना हमें करना पड़ता था, इसके पेश नज़र ये बहुत लंबा सफर मुहित नजर आ रहा था। अभी हमने बमुश्किल 1.5-2 घंटे ही गुजारे थे कि अचानक आसमान को भारतीय मिग तैयारों ने ढांप लिया। वो दीवाना बार हम पर टूट पड़े। अकले दरिया में ऐसा शानदार निशाना मुयसर आने पर इन पर नशे की सी कैफियत तारी हो गई थी और भारतीय फिजाइया के सूर में इस बेयारो मददगार कन्वाई को मुकम्मल तबाही से दोचार करने पर तुले नजर आते थे। हम लोग अभी नारायणगंज से कुछ दूर ही थे जब यह हमला हुआ। तैयारा शिकन तोपे यानी एंटी एयरक्राफ्ट सिर्फ इस गन बोट पर नस्ब थी, जिसे बहरिया ने इस बदकिस्मत कन्वाई की मदद के लिए रवाना किया था। आफरीन है गन बोट के कप्तान पर, इसने बजाय हमें दुश्मन के रहमो करम पर छोड़कर राह फरार इख्तियार करने के मुकाबले की ठानी और डट गया। एक गन बोट की हैसियत इतने जेट तैयारों के आगे भला थी ही क्या। पहले तो वो कश्तियों और लांचों पर सवार अफराद पर, जिनकी मशीन गन्नों की गोलियां इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थीं, अपने बहादुरी के जोहर आजमाते रहे और फिर इस तरफ से फारिग होकर उन्होंने गन बोट को घेरे में ले लिया। अब तक बोट के गन्स ने करीबन 4 तैयारे शिकार कर लिए थे। मैं एक लॉन्च में अपने 15-20 जवानों के साथ, जिनमें से करीबन आधे जख्मी हो चुके थे, बेबसी के आलम में चीलों और गिद्धों की तरह झपट झपट कर हमलावर होते इन तैयारों को देखता और अपनी कम मायगी पर कूद रहा था। जब वो गोता लगाकर हमारे नजदीक आते तो मैं जोशे गजब से इन पर मशीन गन से फायरिंग करने लगता, लेकिन यह हरकत दीवानगी की एक कैफियत के सिवा और क्या मायने रखती थी। वो गन बोट हमसे बमुश्किल 50 गज दूर थी जब मैंने बैक वक्त एक फॉर्मेशन में आगे पीछे कतार बनाकर 6 मग 21 को इस पर फायरिंग करते देखा। इसके साथ ही जोरदार धमाका हुआ और शिद्दत करबो गम से मैंने आंखें बंद कर ली। गन बोट का बलाई हिस्सा धमाके से उड़ गया। इसके साथ ही बहरिया के कई जवानों की खून में नहाए लाशें भी पानी में गिरते नजर आए। मुझ में ये मंजर देखने की ताब न रही और मैं दौड़कर लॉन्च के इंजन रूम में पहुंचा, जहां ड्राइवर, जिसके सर से खून बह रहा था, बमुश्किल स्टीयरिंग कंट्रोल किए हुए था। मैंने इसके नाइब की मदद से इसे सीट से खींचकर बाहर निकाला
और खुद स्टीयरिंग संभाल लिया। लेकिन अभी लॉन्च बमुश्किल संभल ही पाई थी कि बैक वक्त 2-3 मग हम पर झपट पड़े। मेरे गिरदा गिर्द पानी में रॉकेट फट रहे थे। एक रॉकेट जोरदार धमाके की आवाज के साथ फटा। इसके साथ ही मेरे हेलमेट के नीचे चेहरे के दाएं तरफ एक आग सी दाखिल हो गई। लॉन्च टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम हो रही थी। मेरे कमांडोज जख्मी हालत में बड़ी बेबसी के साथ दरिया में छलांगे लगा रहे थे। मैंने दाएं तरफ हाथ लगाकर देखा, मेरा हाथ खून में लथपथ हो गया। शायद लॉन्च का कोई टुकड़ा रॉकेट फटने के बाद उड़कर लगा था। पीछे गर्दन घुमाई तो ड्राइवर और इसका नायब शहीद हो चुके थे। तैयारा अपना काम करके आगे निकल गया और अब वो दूसरी लॉन्चों और कश्तियों पर जहन्नम का दहाना खोले हुए था। चंद लम्हों की मोहलत नसीब हुई तो मैंने अपने शहीद साथियों में से एक की फील्ड पट्टी निकालकर फुर्ती से अपने जख्म पर बांध ली। इसके बाद कम से कम इतना जरूर हुआ कि खून बंद हो गया। लॉन्च पानी के बहाव पर बहती चली जा रही थी। मैंने जख्म के बावजूद बादल खासा दरिया में छलांग लगा दी। मेरे गिरदा गिर्द तख्तों से लटके और तैर तैर कर दरिया के किनारे की सिमत बढ़ते जवानों पर भारतीय सूरमा झुक झुक कर रॉकेटों और गोलियों का मी बरसा रहे थे। खुद मेरे गिरदा गिर्द भी पानी में गोलियां और रॉकेट फट रहे थे। लेकिन इस वक्त मैं इन सब से बिल्कुल बेनियाज एक मुकम्मल कमांडो बना तैरता हुआ तेज रफ्तारी से साहिल की तरफ बढ़ रहा था। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।